गुड मॉर्निंग सभी को मेरी ओर से राधे राधे। कक्षा 8 के अंतर्गत जो राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 8 हम पढ़ रहे हैं। इसमें सरकार के द्वारा अनेक नियमों कानून बनाए गए हैं। इसके पहले हमने भूदान आंदोलन पढ़ा, महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई, घरेलू शादी नियम के बारे में अध्ययन किया। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस योजना को चलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? इस योजना के पीछे क्या उद्देश्य था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यानी लिंगानुपात, बच्चों का जो लिंगानुपात कम था उसको ध्यान में रखकर इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में जो बालिका शौचालय नहीं बना हुआ है उनको बनाने के लिए प्रयास किए हैं। जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देती है बालिकाएं, उनको विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। तो ये योजना 25 जनवरी 2015 से शुरुआत हुई। 25 जनवरी 2015 से इस योजना को शुरू किया गया। कहाँ से किया गया? पानीपत हरियाणा में है। पानीपत से इस योजना को लागू किया गया। अब पानीपत से ही हरियाणा राज्य से ही इस योजना की शुरुआत करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। भारत में देखें हम तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। इसलिए इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य के पानीपत से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य था बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर ये योजना चलाई गई, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं इनका लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात किससे करते हैं? ये पढ़ चुके हैं हम। लिंगानुपात करते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जो भारत का लिंगानुपात कितना है? 946 है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो लिंगानुपात है वह कितना है? 928। 1000 पुरुषों पर राजस्थान में महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। राजस्थान में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, उसकी है 990। वहाँ 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 990। अब सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला देखते हैं तो वह है धौलपुर, 846 है वहाँ। तो ये तो राजस्थान की हमारी बात हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 3 मंत्रालय, भारत सरकार के जो 3 मंत्रालय हैं उन 3 मंत्रालयों ने मिलकर इस योजना को चलाया है। इस योजना को चलाते हैं 3 मंत्रालय कौन कौन से? महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय है एक। दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय। ये क्या है? शिक्षा विभाग। केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय को बोला जाता है मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से वहां जाना जाता है। इन 3 मंत्रालयों ने मिलकर इस योजना को चलाते हैं। ये तो गई। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकार दत्तक संरक्षण अधिनियम 1956। हिंदुओं में जो परंपरा है किसी के पुत्र या पुत्री नहीं होती है तो उस स्थिति में या तो अपने रिश्तेदार का या अपने भाई का या किसी मिलने वाले के लड़के को गोद ले लिया जाता है और उस
उसका मालिक, उसकी संपत्ति का बाद में मालिक होता है। इसलिए हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने 1956 में बनाया। 1956 में बनने के बाद इसमें परिवर्तन संशोधन किया 2005 में, कुछ घटाया और कुछ बढ़ाया। संविधान में जो लिखा हुआ है या कुछ जोड़ दिया जाता है या कुछ घटा दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं संशोधन करना। तो इसमें 2005 में संशोधन किया इस कानून ने। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज आप सब जानते हो, विवाह शादी विवाह के समय लड़का लड़की से क्या लेता है, दहेज लेने की मांग करते हैं। दहेज लेना एक कानूनी अपराध है। तो भारत सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम कब बनाया, 1961 में बनाया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 में। ऐसे बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बन गया था, 1925 में। उसमें बाद में संशोधन किया 1986 में और फिर संशोधन हुआ 2006 में। बाल विवाह किससे कहते हैं, लड़के की उम्र 18-21 है। विवाह की आयु कितनी है, लड़की की 18 है और लड़के की कितनी है, 21 है। लड़की की आयु तो है 18 से के बाद आप विवाह कर सकते हो और लड़के की है 21 वर्ष। अगर इनके पहले आप विवाह करते हो तो किस श्रेणी में आता है, बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है। जो आकर दी जाती है अप्रैल माह में, उनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह आदिवासी जातियों में अधिक देखने को मिलते हैं। इसको रोकने के लिए कानून बनाया। अब मतदान प्रक्रिया, मतदान आप जानते हो, वोट देना। आपके आसपास वोट होते हैं, वोटिंग बूथ बनते हैं, मतदान केंद्र बनते हैं, वहाँ जाते हैं आपके माता पिता। अब वोट देने का अधिकार किसको है, जिसकी 18 वर्ष से अधिक आयु हो। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद उसका नाम मतदाता सूची में आता है। सूची एक को लिस्ट आती है ना, उसमें उसका नाम आता है। उसके बाद मतदान करने का अधिकार रखता है। पहले देखो 2004 से पहले मतदान मशीनों से नहीं किया जाता। मशीनों की शुरुआत कब से हुई है, 2004 से पहली बार सांसदों के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। पहले वोट किससे दिए जाते थे, एक कागज होता था, उस पर उम्मीदवारों के निशान होते थे और एक सील मोहर होती थी, उसको शहर में लगाकर उसके थप्पा लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार वोट होते थे। उसमें क्या है, वोट गलत हो जाते थे, शहर से इधर उधर खराब हो जाते थे, तो उन वोटों की गिनती नहीं की जाती थी। इससे बचने के लिए वर्तमान में 2004 के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या होता है, वोट होता है, मतदान करते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने बटन होते हैं, 16 बटन होते हैं। वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मतदान करने की मशीन है, उसमें कुल कितने बटन होते हैं, 16, यानी 16 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। अगर उस क्षेत्र में 16 से अधिक उम्मीदवार हैं तो उनके लिए फिर 2 मशीनें लगाई जाती हैं। एक मशीन में ओनली केवल 16 उम्मीदवारों के ही वोट डाल सकते हैं। 16 में से भी लास्ट अंतिम बटन होता है 16। अंतिम बटन कौन सा होता है, 16 होता है, उसको बोला जाता है नोटा। किसका होता है, नोटा का। नोटा का मतलब है आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हो तो नोटा के बटन को दबाकर मतदान कर सकते हो। नोटा का मतलब में जितने भी मतदाता खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करना, उसके लिए नोटा का अंतिम बटन 16 बटन होता है। अब आप मतदान करने जाते हो तो आपके हाथ में
शय लगाई जाती है। आप अभी नहीं गए हो, आपके माता पिता जाते हैं, आपके भाई बहन मतदान करने जाते हैं, तो उनको देखा होगा आपने। उनके बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है उस पर अमिट शय का निशान लगाया जाता है। अमिट शय का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह 2 बार मतदान न कर सके, यानी उसने मतदान कर लिया है। अब आजकल एक और वोटिंग मशीन में जोड़ी गई, उसको बोलते हैं VVAT। VVPAT का पूरा नाम है, एक और लगाया गया है इसमें VVPAT की फुल फॉर्म है वोटर, V का मतलब वोटर वेरीफाइबल, वोटर वेरीफाइबल पेपर, पीस पेपर, ऑडिट ट्रायल। बार बार मतदान में आरोप लगते रहते हैं कि जिस उम्मीदवार का मतदान किया जाता है वो उस पर उसका वोट न लगकर दूसरे उम्मीदवार पर चला जाता है। इसलिए मतदाताओं को ये व्यवस्था की गई, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। आप मतदान करने जाते हो, आपने मतदान किया, उसके बाद एक छोटा सा डिब्बा होता है, उसमें मतदान करने के बाद उस उम्मीदवार के चित्र और आपने मतदान किया वह जो स्लिप होती है, कागज होता है, वो कटकर उस डिब्बे में आता है और वो आपको 7 सेकंड तक दिखाई देता है। इससे आप संतुष्ट हो जाते हो कि आपका मतदान आपकी इच्छा अनुसार हो गया, आपने जिस उम्मीदवार को चाहा है उसका मतदान हो चुका है। अब ये पर्ची कितने सेकंड रहती है? 7 सेकंड दिखाई देती है हमको। जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल था वो पर्ची कितने सेकंड दिखाई देती है, इसका समय कितना है? 7 सेकंड दिखाई देती है। उसके बाद नीचे चली जाती है। फिर आपको मशीन की आवाज आती है, आपका मतदान हो चुका है। इस प्रकार की प्रक्रिया मतदान में चलती है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। कभी कभी मतदान को लेकर विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए इस पर्ची को इस्तेमाल लिया जा सकता है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता SIV मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सूचित मतदान, सूचित मतदान का मतलब होता है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। अब इसमें एक बात को ध्यान रखना, आप जो मतदान प्रक्रिया जो चुनाव कराने का पूरा कार्य होता है जिला में, वह जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। अब जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्य किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया जाता है? जिला कलेक्टर को बनाया जाता है। उसकी देखरेख में पूरी मतदान प्रक्रिया होती है। उनको मतदान जो कर्मचारी जाते हैं मतदान करवाने के लिए, उनको प्रशिक्षण
सबकी व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी करता है। तो ये योजनाएं मिली तो आज हमने इनका अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम सूचना का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा और बाल अधिकार, चाइल्ड हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार, उनके उपाय आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप इनको याद करना। तो एक